हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक नई टॉपिक चैप्टर 9 का पादप प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो पादप प्रजनन क्या होता है इसको आप ध्यान से समझें। आप पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर, जो चैप्टर 9 है आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 12 का। नवा चैप्टर की पहली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी हेडिंग जो है आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पादप प्रजनन के बारे में। तो ध्यान से आप इसको समझें। पारंपरिक खेतीबाड़ी से मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पारंपरिक पुराने तौर तरीके से खेतीबाड़ी की जाती है उससे मनुष्यों और पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो जाएगा अगर पुराने तौर तरीके से खेती की जाएगी, तो जिससे उतना ही उत्पादन होगा कि मनुष्य और पशुओं को जो है भोजन की सीमित मात्रा उपलब्ध हो सके। ठीक है, अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों, अगर आप उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, जैव मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों को आजमाना होगा, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ना होगा, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। परंतु केवल एक सीमा तक ही आप बढ़ा सकते हैं। बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे प्रबंधन कर लेंगे, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन एक सीमा तक। ठीक है, अगर आप बड़ी संख्या में उत्पादन चाहते हैं तो उसके लिए आपको पादप प्रजनन का सहारा लेना पड़ेगा, जो एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बड़ी सीमा तक उत्पादन को बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। ठीक है, भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने हरित क्रांति शब्द न सुना हो? ठीक है, भारत में कृषि से संबंधित जो शब्द है हरित क्रांति, जो भी कृषक हैं वह इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। जो खाद्य उत्पादन की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं बल्कि इसके निर्यात के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, तो हरित क्रांति के द्वारा ही फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जो जितनी खाद्य की ज़रूरत है राष्ट्र में उनको भी कंप्लीट किया, और इसके अलावा जो है विदेशों में भी उसको भेजा गया, निर्यात किया गया। जो खाद्य उत्पादन की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं बल्कि इसके निर्यात के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, हरित क्रांति काफ़ी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हरित क्रांति थी वह काफ़ी हद तक पादप प्रजनन के टेक्निकों पर, पादप प्रजनन के जो तकनीक हैं उन पर आधारित थी। गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। ठीक है, आइए देखते हैं पहली टॉपिक पादप प्रजनन क्या है। ठीक है, पादप प्रजनन की पहली टॉपिक है आपका पादप प्रजनन क्या है, इसको समझते हैं। पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है। ठीक है, पादप प्रजनन जो है वह पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है, एक टारगेटेड, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सकें। ठीक है, जो भी आप अपनी इच्छा से पौधे की वैरायटी तैयार करना चाह रहे हैं वह आपके इच्छा के अनुसार तैयार हो, यह पादप प्रजनन के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सकें। ठीक है, यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी हैं। जो किस्में तैयार होंगी वह खेती के लिए अधिक उपयोगी होंगी, अच्छा उत्पादन करने वाली होंगी और रोग प्रतिरोधी होती हैं। ठीक है, तो पादप प्रजनन के द्वारा जो आप वांछित किस्म तैयार करेंगे वह जो होगा वह खेती के लिए अधिक उपयोगी होगा।
वह प्लांट जो है खेती के लिए अधिक उपयोगी होगा, उसका उत्पादन क्षमता अधिक होगी और रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, अर्थात उसमें रोग प्रतिरोधी गुण भी होगा। मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से, ठीक है, मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप से पादप प्रजनन का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव सभ्यता के पहले आरंभ से, जब मानव सभ्यता आरंभ हुई उसके हजारों वर्ष पूर्व से ही पारंपरिक रूप से पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्ष पूर्व, पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, पादप प्रजनन कैसे किया जाएगा इसके बारे में जो है लिखित प्रमाण जो 9000 से 11000 वर्ष पहले की है आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, आज भी ऐसे किस्में उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल से घरों में प्रयोग होती आ रही हैं। ठीक है, तो आज भी जो है प्लांट की ऐसे किस्में उपलब्ध हैं जिनका उपयोग जो है प्राचीन काल से किया जा रहा है। ठीक है, तो पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्ष पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। आज भी ऐसी फसलें उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल से घरों में प्रयोग होती आ रही हैं। ठीक है, आज जितनी भी मुख्य फसलें हैं वह सभी पुरानी किस्मों के व्युत्पन्न हैं। ठीक है, तो आज जो है जितनी भी आप मुख्य मेन फसल देखते हैं, मुख्य फसल देखते हैं, वे सब किससे तैयार हुई हैं? वे सब पुराने किस्मों के ही व्युत्पन्न हैं, सब पुराने किस्मों से ही तैयार किया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में, प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में क्या किया जाता है? देखिए ध्यान से, प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में जो है शुद्ध वंशक्रम का, ठीक है, शुद्ध वंशक्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में जो है शुद्ध वंशक्रम का संकरण कराया जाता है अथवा क्रॉसिंग कराया जाता है, इसको शामिल किया जाता है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है, ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषण रज तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में जो प्रतिष्ठित प्रजनन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक उत्पादन देने वाले, अधिक पोषण देने वाले तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछित विशेषण तैयार किया जा सके। ठीक है, इसके लिए शुद्ध वंशक्रम का संकरण कराया जाता है अथवा क्रॉसिंग कराया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी, आणविक जीव विज्ञान तथा ऊतक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवांशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान तथा ऊतक संवर्धन में जो प्रोग्रेस हुआ है, उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवांशिकी साधन का भी प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। ठीक है, यदि हम ट्रेटों अथवा लक्षणों की सूची का तैयारी करनी पड़े, ठीक है, यदि हमको ट्रेट का या लक्षण के एक चार्ट तैयार करने के लिए कह दिया जाए, सूची बनाने के लिए कह दिया जाए, जिसे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बढ़े हुए फसली उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि आप जो है ट्रेट और लक्षणों की एक सूची तैयार करिए, जो प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसल में समाविष्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है ऐसे लक्षण को चुनेंगे जो जिनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता जो हो उच्च हो। ठीक है, वह पर्यावरणीय तनाव और रोगों के प्रति जो है सहनशील हो। इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, यदि हमें ट्रेटों अथवा लक्षणों की सूची तैयार करनी पड़े, जिसे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हों, तो
बढ़े हुए फसली उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। ठीक है, जिसमें पर्यावरणीय तनाव अर्थात लवणता, अत्यधिक ताप, सूखा के प्रति सहनशीलता, रोगजनकों अर्थात विषाणु, कवक, जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता तथा पिंडकों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में शामिल होंगे। ठीक है, पादप प्रजनन कार्यक्रम कैसे किया जाता है, ध्यान से देखें। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पादप प्रजनन कार्यक्रम है वह अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों के द्वारा तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, फसल की कोई नई आनुवांशिक नस्ल आप तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मुख्य पद होंगे, क्या क्या स्टेप होंगे, तो देखिए ध्यान से। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपको बताया जा रहा है जो पादप प्रजनन कार्यक्रम में किए जाते हैं। ठीक है, तो फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं। तो पहले क्या होते हैं, पहला हम देखते हैं परिवर्तनशीलता का संग्रहण। ठीक है, पहले हम जो है परिवर्तनशीलता का संग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं जिनमें डिफरेंसेस हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार है। ठीक है, किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का जो बेस होता है वह आनुवांशिक परिवर्तनशीलता होता है। ठीक है, बहुत सी फसलों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप जो है बहुत सी फसलों में देखेंगे कि उनमें जो भी आनुवांशिक परिवर्तन हुए हैं वह उन्हें कहाँ से मिले हैं, उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का बेस होता है, मूलाधार होता है। बहुत सी फसलों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रिस्टीय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समिष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की जो जंगली किस्में हैं, प्रजातियां हैं तथा क्रिस्टीय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है, उनके लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके समिष्ट में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। ठीक है, तो परिवर्तनशीलता के संग्रहण में इतने कार्यक्रम को संपादित किया जाता है। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हैं कि पादप प्रजनन में जो पहला स्टेप होता है वह होता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। ठीक है, अर्थात आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार होता है। बहुत सी फसलों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। ठीक है, विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रिस्टीय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समिष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। ठीक है, तो जो भी उनके पॉपुलेशन है उनमें जो प्राकृतिक जीन है उनके प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। ठीक है, किसी फसल में पाए जाने वाले जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण को उनका जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जनन द्रव्य संग्रहण क्या होता है इसको समझे ध्यान। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के, ठीक है, किसी फसल में पाए जाने वाली सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण
को उनका जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं। तो जनन द्रव्य संग्रहण में जो है किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के अलग अलग जो अलील हैं पादप के बीजों के, उनका जर्म प्लाज्म को अर्थात जन्म द्रव्य को संग्रहण किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो दूसरा तरीका है वह है आपका जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। ठीक है। तो जनन द्रव्य अर्थात जर्म प्लाज्म मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है जनन द्रव्य का संग्रहण करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। तो जो भी आपका इच्छा है कॉम्बिनेशन कराना चाहते हैं उसको निर्धारित किया जा सके। चयनित पादपों को बहुगुणित कर, ठीक है, चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है। तो जो भी पादप आप यूज करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, बहुगुणित करेंगे और उसका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहाँ वांछनीय तथा संभव है वहाँ शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। ठीक है। तो जहाँ पर भी वांछनीय और संभव हो वहाँ पर शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर लिया जाता है। तो यह था आपका जनकों का मूल्यांकन और चयन। तीसरा जो है चयनित जनकों के बीच संकरण। ठीक है। तो जो भी आप जनक का चयन करेंगे उनके बीच में संकरण कराएंगे। देखें ध्यान से, वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। ठीक है। तो जो भी आप इच्छा से लक्षण चुने हैं, ठीक है, जो आपके वांछित लक्षण हैं उनको दो अलग अलग पादपों से प्राप्त कर उनको संयोजित किया जाता है। जैसे एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है। ठीक है। आपने एक जनक का चुनाव किया है जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी क्या है, उच्च है।